नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, साथ में खेल कूद भी रहे होंगे। खेल कूद भी जरूरी है, खेलोगे तभी खिलोगे, है ना। तो खेलना भी जरूरी है। शरीर को एकदम चुस्त फुर्तीला बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज, व्यायाम, कसरत, ध्यान, योग, बहुत सारी चीजें आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हर एक क्रिया को अच्छे से करते रहिए ताकि हमारा जो शरीर है वो अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहे, है ना। ओके बेटा, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था? गद्य खंड के हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 10 नेताजी का चश्मा, है ना, लिखा था स्वयं प्रकाश जी ने। पार्ट 11 बाल गोविंद भगत, लिखा था राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। आज हम गद्य खंड के ही तीसरे चैप्टर अर्थात पाठ 12 लखनवी अंदाज पढ़ेंगे। ठीक है, लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? यशपाल जी। देखेंगे हम इस चैप्टर में कि यशपाल जी ने क्या दिखाने की कोशिश की है। लखनवी अंदाज नाम से लग रहा है जैसे कुछ लखनऊ की बात है। अब अंदाज क्या, लखनऊ में कौन? नवाब साहब। सही समझे हैं आप, बिल्कुल। नवाबों के ठाट बाट, वहां की रहन सहन, वहां की वेशभूषा, इसी विषय में यशपाल जी ने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बखान किया है। साथ ही साथ नवाबी ठाट बाट को दिखाते हुए उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया है कि हमें अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। जीवन सादगी भरा हो, उद्देश्यपूर्ण हो और आराम से, सरलता से ऐसा जीवन जिए जिससे हमारा तो भला हो लेकिन किसी का अहित भी ना हो। किसी के मतलब हमारी बातों से, हमारे कार्य से कोई आहत ना हो, किसी का अहित ना हो, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो सनक है, सनक एक शब्द सुनते ही क्या लग रहा है आपको? मैडम ने क्यों ये शब्द बताया? बेटा, सनक सकारात्मक भी होती है। सनक का अर्थ जिद या कुछ करने का मन में दृढ़ निश्चय कर लेना या ठान लेना। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि लखनवी अंदाज चैप्टर में लेखक यशपाल जी ने क्या समझाने का प्रयास किया है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं यशपाल जी के जीवन परिचय को देखते हैं, सुनते हैं उनके बारे में। आइए, यशपाल जी लखनवी अंदाज कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। यशपाल जी का जन्म सन 1903 कहां हुआ था? पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कांगड़ा में हुई। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। यही उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव जी से हुआ। इसके बाद वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। कब से कब तक? 1903 से 1976। ठीक है, रचनाएं देखते हैं। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति साफ दिखाई देती है कि आम आदमी किस तरह से अपना जीवन जीता है। वो यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार थे। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़िवादियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। मुख्य रूप से उन्होंने किस पर लिखी है? सामाजिक विषमता, जो समाज में विषमता नजर आती है ना, ऊंच नीच, जाति पाति, आर्थिक स्थिति कमजोर या जो हाशिए पर लोग हैं, है ना, बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं है, उनका कुछ विषमता है, मतलब एकता नहीं है, उस पर रचनाएं रहती हैं। राजनीतिक पाखंड, राजनीति को पाखंड मानते हुए उन्होंने रचनाएं की हैं। साथ ही साथ रूढ़िवादियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। रूढ़िवादी, स्टीरियोटाइप सोच रखने वाले जो एकदम कुरीतियों के साथ अपना जीवन जीते हैं, उसमें भी उसको भी उन्होंने अपनी रचनाओं में शामिल किया है। कहानी संग्रह, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता, इस तरह की उनकी कहानियां हैं। अब देखिए लखनवी अंदाज, अपनी बुक में देखिए, यहां पर भी देखिए कि ये कहां का दृश्य दिखाई दे रहा है आपको? क्या लग रहा है? किसका है? ट्रेन। बहुत सही। ट्रेन में यहां पर कौन दिखाई दे रहे हैं? एक नवाब साहब हैं, ये लेखक हैं।
ठीक है। अब ये क्या चर्चा आपस में कर रहे हैं, क्यों यहाँ बैठे हैं, क्या है इनके हाथ में, क्या है, यहाँ क्या रखा है, वो सब हम पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। पाठ में मैं बता देती हूँ, एक जो नवाब साहब हैं ना, लखनऊ के साहब नवाब साहब, वे 2nd क्लास के डब्बे में सफर कर रहे होते हैं, कहीं जाना होता है, ठीक है। और जाने के लिए वो उस डब्बे में अकेले थे, लेकिन सहसा अचानक लेखक ने भी उसी डब्बे का टिकट खरीद लिया और वे भी उसमें चढ़ जाते हैं। अब वो क्या देखते हैं कि जैसे ही लेखक उस ट्रेन के 2nd क्लास के डब्बे में पहुंचे, नवाब साहब को बड़ा अजीब सा लगा। क्या लगा उनको कि ये क्यों इस डब्बे में आ गया, मैं अकेला अच्छा था। सोच, व्यक्ति की सोच बताई है, केवल ये नहीं कि सिर्फ नवाबों के बारे में बताया है, व्यक्ति की सोच बताई है कि तरह तरह भांति भांति की सोच लिए व्यक्ति जीवन जीता है इस दुनिया में। तो उन्होंने देखा कि लेखक के आने पर उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेखक को उनके हाव भाव से पता चल गया कि उनके यहाँ पर आने पर वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। उन्होंने ना तो उनसे नजर मिलाई, ना उनकी तरफ स्माइल दी, मुस्कुराए भी नहीं। तो लेखक समझ गए कि ये मुझसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। फिर क्या करते हैं लेखक, देखते हैं कि नवाब साहब ने बड़े एहतियात से खीरे निकाले, खीरे ककड़ी निकाली, अपने जो बिछाया ना यहाँ पर टेबल या जो भी रखने का, उस पर तौलिया बिछाया। तौलिया बिछाकर अच्छे से करीने से तरीके से उन खीरों को काटा, पहले धोया, खिड़की से बाहर उनको धोया, फिर उनका विष निकाला और अच्छे से तरीके से करीने से सजाकर रख दिया। देखिए यहाँ पर रखी दिखाई दिख रही। और जैसे ही वो खाने वाले थे, उन्होंने लेखक से पूछा, किबला शौक फरमाएंगे? लेखक ने कहा शुक्रिया नहीं। तो नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा कि एक सफेद पोश या एक सामान्य सा व्यक्ति मुझे मना कर दिया, उसने ककड़ी नहीं खाई, मेरी खीरा नहीं खाई, उन्होंने अपने अहम पर ले लिया। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद लेखक क्या देखते हैं कि वो एक एक करके खीरे की फांक समझते हैं, पीस है ना, एक एक फांक को पहले बस रसास्वादन में ऐसा लग रहा था, बस मुंह में पानी ही आ गया कि बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि उस पर क्या किया उन्होंने, पहले काटा, फिर जीरा मिला, नमक बुरका। देखा है ना आपने, कहीं हम जाते हैं तो किस तरह से सजा धजा कर बेचते हैं, उन पर अच्छे से नमक बुरक कर। तो लेखक नवाब साहब ने भी ऐसा ही किया, उनमें जीरा मिला, नमक बुरका और रसास्वादन से मुंह में पानी आ गया, बहुत मजा आएगा, है ना, इस तरह से। लेकिन फिर क्या हुआ, सुनिए ध्यान से। जैसे ही वो ले गए मुंह तक, नाक तक भी ले गए और सूंघा या क्या, और खीरे को उन्होंने एक एक करके खीरे की फाकों को खिड़की के बाहर फेंकते गए, उठाते फेंकते गए, खीरे की ककड़ी के जो पीस थे उनको फेंकते गए। लेखक समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब आप बताइए कि ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने इतने एहतियात से, इतनी मेहनत से धोया, करीने से उनको अच्छे से पोंछा, बहुत अच्छे से डिटेल दिया है चैप्टर में, है ना, लेकिन अंत में क्या किया, हर एक फाक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्या रीजन था? कड़वा? कैसे पता चला कड़वा था? अच्छा, ओके, आइए देखते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारी मातृभाषा या हमारी राजभाषा हिंदी को पढ़ना या बोलना, कहते हैं ना कि बोलना जितना आसान है उतना ही यदि हम आसान पढ़ने को भी बना लें। कैसे? हाव भाव के साथ यदि हम पढ़ना समझ गए, जान गए, तो समझिए हम अपनी बात को हर एक से कहने के लिए तत्पर हो गए हैं। हर एक व्यक्ति हमारी बात को सुनेगा और समझ भी लेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ रही हूं, आप लोग भी पढ़िएगा, ठीक है। लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर 2nd क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होती है। आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नए कहानी के बारे में सोचने लगे। अब क्या हुआ, लेखक का काम था लिखना, तो उनको सिर्फ लिखने की सोचने लगे। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। आलथी पालथी समझते ना, आराम से। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बिल्कुल ना उनकी तरफ देखा, ना उनकी तरफ स्माइल दी, और बस अपना काम करते रहे। लेखक को लगा शायद नवाब ने 2nd क्लास का टिकट लिया है ताकि वे अकेले यात्रा कर सके, परंतु अब उन्हें यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। मतलब उनको ये लगा कि
अब ये सोचेंगे कि नवाब साहब फर्स्ट क्लास में बैठना था ना, सेकंड क्लास में क्यों आ गए, तो उनको अपने आप हीन भावना आने लगी। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफर में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा। उन्होंने सोचा होगा उस दर्जे, सेकंड क्लास के दर्जे में कोई आएगा नहीं, मैं अकेला रहूंगा, खीरा ही ले लेता हूं। लेकिन अब क्या हुआ, लेखक भी आ गए, परंतु अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर भी देख रहे थे। कनखियों मतलब तिरछी तिरछी नजरों से, जैसे मैं आपको पढ़ा यहाँ रही हूँ और चुपचाप चुपचाप से आपको देखती जाऊं, ठीक उसी तरह से लेखक की ओर कनखियों से देखे जा रहे थे। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने को कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया। अब क्या हुआ, नवाब साहब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीले, काटे और उसमें जीरा मिला नमक बुरक कर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने को कहा, किंतु एक बार फिर मना कर चुके थे लेखक। इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया, क्योंकि पहले मना कर दिया था। अब लेखक का मन तो हो रहा था कि कह दूं, लेकिन चूंकि एक बार मना कर चुके थे तो अब आत्मसम्मान का सवाल था, इसलिए दूसरी बार मन होने पर भी उन्होंने मना कर दिया। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजर से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब की खीरे की एक फांक को उठाकर होंठों तक ले गए, उसको सूंघा। खीरे की स्वाद का आनंद में उनकी पलकें मुंद गईं। ऐसे जीरा मिला खीरा कितना अच्छा रहेगा, और आंख मूंद कर वो अपने मुंह के पास ले गए। अच्छा, अच्छे से ले गए, बस खाने ही वाले थे, अब देखते हैं क्या होता है। मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गए। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। अरे ये क्या हुआ, इतनी मेहनत से काटा, अच्छे से जीरा मिला, नमक बुरका, और लग रहा था कि मजा जाएगा खाकर, लेकिन उन्होंने खाया नहीं, खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्यों भाई? इसी प्रकार एक एक करके फाकों को उठाकर सूंघते और फेंकते गए। सारी फाकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होंठों को पोंछा, फिर गर्व से लेखक की ओर देखा। सुनना, फेंकते गए, फिर गर्व से लेखक की ओर देखा। इस नायाब इस्तेमाल से थककर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है। तभी नवाब साहब ने डकार भी ले ली, बिना खीरे खाए ऐसे डकार भी ले ली उन्होंने, और बोले, खीरा होता लजीज पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे की गंध से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार घटना और पात्रों की इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है क्या? क्या बिना विचार घटना और पात्रों की इच्छा मात्र से क्या कोई कहानी बन सकती है? लेखक ने यह सोचा, क्योंकि वो तो लेखक ही थे। अब देखिए, ये चैप्टर है पार्ट में डिवाइड, पैराग्राफ में डिवाइड है। तो पहले में क्या देखा कि ये व्यंग्यात्मक कहानी, इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। ट्रेन चलने को तैयार थी, जैसा कि हमने देखा, इसलिए लोकल ट्रेन की सेकंड क्लास की खरीद ली लेखक ने भी टिकट, और नवाब साहब गाड़ी छूट रही थी, इसलिए लेखक सेकंड क्लास के एक छोटे डब्बे में खाली समझकर चढ़ गए। जिस डब्बे को खाली समझा उसमें पहले से लखनवी अंदाज में नवाब साहब बैठे हुए थे, उनके सामने तौलिए पर खीरे भी थे, और वो लेखक को देखकर नवाब साहब बिल्कुल खुश नहीं हुए। ऐसा लगा जैसे उनके एकांत में भंग पड़ गया हो, और उन्होंने लेखक से बातचीत करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, और उनके सामने लेखक बैठ गए। जब लेखक का खाली बैठकर कल्पना करने की पुरानी आदत थी, इसलिए वो अपने आने से नवाब साहब को होने वाली असुविधा का अनुमान लगाने लगे। अब जैसे ही लेखक ने देखा कि नवाब साहब को मेरे आने से तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई, और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आने से उनके एकांत में विघ्न पड़ गया, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। भाई, अब मैं भी आया हूं, लेखक ने सोचा मैं भी आया हूं तो बैठूंगा। तो वे सोच रहे थे शायद नवाब साहब ने अकेले आराम से यात्रा करने की इच्छा की होगी, लेकिन अब तो मैं भी आ गया। अब क्या होता है कि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, है ना, और सेकंड क्लास में सफर करते देखा उन्होंने। अकेले सफर में समय व्यतीत करने के लिए कुछ खीरे लिए होंगे, लेकिन लेखक को देखकर फिर उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे करके वो बहुत अच्छे से पहुंचा, और एक एक करके उनको काट कर फेंक भी दिया। अब क्या होता है ना, यहां पर देख लिया। वैसे लेखक का खीरे खाने के मन तो कर रहा था, लेकिन मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने फिर से मना कर दिया। और क्या होता है, बाद में उन्होंने आराम से तौलिए हाथ पहुंचा, बाद में खड़े गर्व से लेखक की ओर गुलाबी आंखों से देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे लेखक से कहना चाह रहे हो। यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, मुख्य बात यहीं पर है। क्या है कि बाद में बड़े गर्व से लेखक की ओर गुलाबी आंखों से देखते हैं, और ऐसा लगता है जैसे लेखक से कहना चाह रहे हो कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। इसमें क्या बताना चाहते हैं? हाँ? क्यों ऐसा सोचा उन्होंने, बताइए। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट जाते हैं। लेखक गौर कर रहे थे कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है।
तभी नवाब साहब एक ऊंची डकार ले लेते हैं और लेखक से कहते हैं खीरा लजीज होता है लेकिन वो पेट पर बोझ भी डाल देता है। यह सुनकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु नेत्र। उन्होंने सोचा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर कर डकार आ सकती तो बिना विचार घटना और लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती, अर्थात लिखी जा सकती है। तो मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या पात्र और क्या दिया है यहां पर, घटना। देखिए, बिना विचार घटना और पात्रों के क्या कहानी लिखी जा सकती है, बताइए आप लोग, बताइए जल्दी। क्या बिना घटना के, बिना पात्रों के या बिना विचार के कहानी लिखी जा सकती है? या फिर आप ये बताइए क्या कि इन तीनों में से, तीन तत्व कहानी के, मैं एक बार लिख देती हूं यहां पर, लेखक क्या कहना चाहते हैं, पात्र, घटना और क्या था बताइए, विचार। ये हैं कहानी के तत्व लेखक के अनुसार। तो क्या ये तीनों किसी भी कहानी को लिखने में अहम भूमिका निभाते हैं? आप बताएं बच्चों, बताइए। या फिर इनके बिना या पात्र ना हो तो कहानी लिखी जा सकती है? क्या कोई घटना की चर्चा ना करें तब कहानी लिखी जा सकती है? या विचार ही ना हो तब भी कहानी लिखी जा सकती है? या तीनों ना हो तब भी कहानी लिखी जा सकती है? क्यों सोचा लेखक ने? इसलिए सोचा कि नवाब साहब ने इतने अच्छे से खीरे काटे, धोए, पोंछे, जीरा मिला, नमक बुरका, सब कुछ किया और रसास्वादन की कल्पना से उनकी मुंह में पानी भी आ गया, लेकिन एक एक करके वो खिड़की से बाहर भी फेंकते गए और अंत में क्या कहते हैं, खीरा होता लजीज है लेकिन होता शकील। शकील अर्थात जो आसानी से डाइजेस्ट ना हो, ठीक है। और क्या, और डकार भी ले ली। तो लेखक ने सोचा, क्या सोचा कि जब बिना खाए डकार आ सकती है, वो तो लिखने की सोचेंगे ना लेखक थे, तो क्या बिना इन तीनों तत्व के कहानी नहीं लिखी जा सकती? अब मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या आप लेखक की बात से सहमत हैं? क्या बिना विचार घटना और पात्र के कहानी लिखी जा सकती है? या किसी एक के अभाव में, मान लीजिए पात्र ना हो तो कहानी लिखी जा सकती है, या कोई घटना ना हो तब कहानी लिखी जा सकती है, या कोई विचार ना हो तब कहानी लिखी जा सकती है, या तीनों आवश्यक हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, क्या समझ में आया? अच्छा, होना जरूरी है? किसी एक को हटा दें क्या, विचार? पक्का नहीं। अब देखो बताती हूं। अब आपका कहना है कि यदि विचार ना हो तो कहानी लिखेंगे, लेकिन जब विचार नहीं होंगे तो कहानी लिखेंगे कैसे? अब आपने, किसी ने कहा कि पात्र हटा देते हैं, पात्र नहीं होंगे तो कहानी कैसे लिखेंगे? हर कहानी में कोई ना कोई पात्र तो रहता है ना। एक राजा थे, एक बूढ़ी अम्मा थी, या एक लकड़हारा था, पात्र तो होंगे, मतलब पात्र भी जरूरी है, विचार भी जरूरी, पात्र भी जरूरी, घटना, कोई ना कोई घटना का तो जिक्र करना होगा। अर्थात इन तीनों तत्वों में से किसी एक के बिना भी कहानी लिखना असंभव है। अर्थात कुछ बिना खाए बिना ही डकार आ जाना भी असंभव है। दिखा रहे थे वे, कुछ दिखाना चाहते थे कि ठीक है, तुमने खीरा नहीं खाया तो मैं खीरा क्यों खाऊं? जब एक सामान्य से व्यक्ति ने खीरा खाने से मना कर दिया तो मैं खीरा क्यों खाऊं? मैं तो नवाब हूं। इस तरह से लेखक ने यहां पर ऐसे व्यक्तियों की ओर इशारा किया है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी शहंशाही बताना चाहते हैं या सिर्फ अपना रुतबा थोपना चाहते हैं लोगों पर। वास्तविक क्या है वो नहीं, बस उनको लगता है कि हम लोगों के सामने हमारी मतलब एक अहमियत बनी रहे, वजनदारी बनी रहे। नहीं बेटा, ये बताने से नहीं होता है। यदि हमारे गुण हैं, यदि हमारा आचरण है, यदि हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि मैं अच्छा हूं, मैं गुणी हूं, मैं व्यवहार कुशल हूं। ये तो झलकेगा ना। एक पुष्प, कोई भी पुष्प, अब मुझे फूल बनाना तो नहीं आता, मान लीजिए हम ऐसे बना देते हैं। कोई भी सुगंधित जो फूल होगा वो ये नहीं कहेगा कि आओ मुझे सूंघो, मैं इतना खुशबूदार हूं, बहुत अच्छे से। क्या करेगा वो? उसकी खुशबू चारों तरफ अपने आप बिखर जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक गुणी व्यक्ति के गुण चारों तरफ अपने आप बिखर जाते हैं, ना कि उसको ये बताना पड़ेगा कि मैं गुणी हूं। या फिर हम बात करते हैं सूरज की, सूरज, ठीक है। सूरज कभी ये नहीं कहता कि दीपक आओ मुझे रोशनी दिखाओ, मैं दिखना चाहता हूं। उसका प्रकाश हर तरफ अपने आप फैल जाता है। इसी प्रकार से यदि हम में कोई अच्छे गुण हैं
तो हमें ये जताने की, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ये हूं, मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कैसा हूं। अरे मत बताइए। आपके गुण, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका चरित्र, सब कुछ आपको परिभाषित कर देगा। अर्थात हमारी जो पहचान होती है वो गुणों के आधार पर होती है, चरित्र के आधार पर होती है, आचरण के आधार पर होती है और व्यवहार के आधार पर होती है, ना कि सिर्फ हमारे कहने से। जो स्वयं की प्रशंसा करते हैं वो तो मियां मिट्ठू कहलाते हैं ना। देखा आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर, याद आया कि किस तरह से परशुराम जी को भी लक्ष्मण जी ने व्यंग बाण कर दिए थे कि जो अपने मुंह से प्रशंसा करते हैं वे योद्धा नहीं, वे तो कायर की भांति होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अपनी प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि हमारे गुण, चरित्र और सब कुछ बहुत अच्छा है तो हमारे गुणों की अपने आप प्रशंसा हो जाएगी। पुष्प की सुगंध चारों तरफ वातावरण में महक उठती है। सूर्य की रोशनी अपने आप, दीपक जब जलता है तो उसका जो है प्रकाश अंधकार को उजाले में परिवर्तित कर देता है ना। ठीक है, इस तरह से हमें एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनना है जिसकी चारों तरफ यश, कीर्ति, सब कुछ फैले। ठीक है, पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? पाठ आपने पढ़ा था ना, सुना था ना। लेखक को कब पता चला कि नवाब साहब उनसे बिल्कुल बातचीत करना ही नहीं चाहते? बताइए। हाँ, यस, नवाब साहब ने उनकी तरफ देखा नहीं, ना ही मुस्कुराया, ना ही स्माइल दी, है ना, और कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई, आराम से आलती पालती मारकर बस बैठे रहे। आइए पढ़ते हैं। मैं पढ़कर आपको इसलिए बताती हूं ताकि आपकी जो पठन कौशल है, रीडिंग स्किल है, वो भी साथ साथ अच्छे से विकसित होता रहे और आप साथ साथ पढ़िएगा, है ना। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। भीड़ से बचकर यात्रा करने के उद्देश्य से जब लेखक सेकंड क्लास के डब्बे पर चढ़े तो उन्होंने देखा कि एक नवाब साहब पहले से ही उस डब्बे पर विराजमान है। लेखक को देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव उभर आया, क्योंकि लेखक ने उनके एकांत में शायद विघ्न डाल दिया, जो नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि नवाब साहब ने सेकंड दर्जे का टिकट इसलिए लिया होगा कि मैं अकेले आराम से बैठूंगा, पूरा डब्बा मेरा है। लेकिन जैसे ही लेखक आए तो उनको लगा जैसे उनके एकांत में विघ्न पड़ गया, है ना। इसलिए उन्होंने लेखक से बातचीत करने की ना तो कोई पहल की, ना कोई रुचि दिखाई, और लेखक की ओर से देखने की बजाय खिड़की से के बाहर दृश्य को देखने लगे। जब कोई आता है तो हम लोग ऐसे नहीं देखने लगते हैं, या अपरिचित भी हो तब भी हम मुस्कुरा देते हैं। लेकिन जैसे ही लेखक डब्बे में चढ़े उन्होंने उनकी देखने की तरफ कुछ प्रतिक्रिया नहीं जताई और साथ ही साथ ट्रेन के डब्बे से बाहर देखने लगे और लेखक की ओर देखने के बजाय बाहर देखने लगे। इन सब हाव भावों से लेखक ने जान लिया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। लेखक समझ गए कि नवाब साहब उनको, मतलब नवाब साहब को मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगा। समझ आया बेटा? अपने शब्दों में उत्तर लिख सकते हैं ना आप? लिख पाएंगे? लेकिन देखिए बेटा, एक और बात मैं बताती हूं, जब कोई भी उत्तर आप अपने मन से कहते हैं ना बच्चे कि मैम मैं मन से लिख दूं, क्या मन से लिख दूं? अवश्य लिखिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई मन से प्रश्न लिखते हैं या उत्तर लिखते हैं तो पहले कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, यहां निर्मित कर लीजिए मस्तिष्क में कि शुरुआत यहां से होगी, है ना। फ्रेम कर लीजिए कि ये हमारी बॉडी होगी, ये यहाँ का स्टार्टिंग होगा और एंड यहां से होगा। अदरवाइज परीक्षाओं में ही हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर फाइनल एग्जाम कब देंगे? समझ में आया ना समझ में? व्हाट आई वांट टू से कि हमें पहले से अभ्यास करना चाहिए कि हर एक प्रश्न का हम यहां से शुरू करेंगे, समापन यहां पर करेंगे। नहीं तो हम परीक्षा में लिखना तो शुरू कर देते हैं लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि अब एंड कैसे करें, उत्तर को समाप्त कैसे करें, और हम बड़ा फिर भ्रमित हो जाते हैं और बस वहीं गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा, और यदि इन शब्दों को अपने तरीके से आप रचना करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, और इसी तरह से यदि आप कर सकते हैं तो और भी अच्छा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दूसरा, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इंगित करता है, समझते हैं बच्चों?
इंगित करने का अर्थ होता है, क्या होता है बताइए? इंगित करने का अर्थ होता है इशारा या संकेत। सबसे पहले उन्होंने खीरा काटा अच्छे से, बिल्कुल जीरा मिला, नमक बुरका, लेकिन अंत में वो खीरे को खिड़की से बाहर फेंकते गए। तो उनका किस स्वभाव की तरफ इशारा करता है ये चीजें? आप बताएंगे क्या? क्या खीरा कड़वा था, ऐसा उनको लगा, करोई ककड़ी की तरह, है ना? या फिर उनको अच्छा नहीं लगा, लेखक ने खाने से मना कर दिया था, तो उनको ऐसा लगा कि जब ये व्यक्ति नहीं खा रहा है तो मैं क्यों खाऊं? या उनका अहंकार जाग गया था, या उनके आत्मसम्मान को ठेस लगी थी, या उनका ईगो हर्ट हुआ था? देखते हैं क्या करते हैं। नवाब साहब ने जब बहुत ही जतन मीन्स यत्न, ठीक है, ये आंचलिक शब्द होते हैं, क्षेत्रीय भाषा के शब्द, उसमें नमक मिर्ची बुरका और अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनकी नवाबी ठाट बाट दिखाता है, और वे ऐसा करके लेखक को, ध्यान से सुनिएगा, वे ऐसा करके लेखक को अपनी अमीरी और नवाबीपन का दिखावा चाहते थे, है ना? दिखाना चाहते थे कि मैं नवाब हूं, ऐसा ही मत समझना मुझको, देखो मैंने खीरे फेंक दिए खिड़की से बाहर। लेखक के अनुसार उनका ऐसा करना दंभ मतलब समझते हैं? छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे, सुना है? ठीक है। दंभ मतलब घमंड, अभिमान, मिथ्या प्रदर्शन, मतलब अपने गर्व, अपना दर्प, घमंड, दंभ का झूठा प्रदर्शन। मिथ्या मीन्स झूठा। वो दिखाना चाहते थे कि मैं देखो नहीं खा रहा हूं, तुमने मुझे मना किया ना, अब मैं भी नहीं खाता हूं, फेंक देता हूं खीरे, भले ही मैंने इतनी मेहनत की, तो अभी ये कौन सी बात हुई? ठीक है, मिथ्या प्रदर्शन और उनके व्यवहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है। खोखलापन समझते हैं? कुछ नहीं है, फिर भी हम ऐंठ में रहेंगे, फिर भी हम अकड़ में रहेंगे। आपने वो सुना होगा ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अर्थात ये जो और ना सिर्फ नवाबों के ठाट बाट, अर्थात ऐसे समाज में इस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, होते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन को बड़े सादे तरीके से बिताना है। सादा मतलब ये नहीं कि हम कहीं भी कैसे भी उठकर चले जाएं। जिस पद पर हम हैं, जिस स्टेज पर हम हैं, आप विद्यार्थी हैं, हम आपके टीचर हैं, जहां हम जाते हैं, मान लीजिए अब स्कूल में आपको यूनिफॉर्म पहनकर जाना होता है, अच्छे से बिल्कुल सिर से लेकर पैर तक आपको लाइक स्टूडेंट नजर आना होता है, ठीक है। अब उसमें आप अच्छे लगते हैं। हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप जब आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी हो तब भी आप स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जाइए, है ना। तो ये जहां हमें जाना है, जैसा देश वैसा वेश हमें अपनाना होता है। अपने व्यवहार को एकदम मधुर रखना होता है। मधुर रखने का तात्पर्य ये कदापि नहीं होता है कि हम दब्बूपन के शिकार हो जाएं। तो यहां पर बेटा हम जो हैं उसको हमें स्वयं बताने की आवश्यकता नहीं होती है। हम जो हैं वो दिखाई देता है। इससे पहले वाला वीडियो देखा था ना आपने, सूर्य कभी नहीं कहता कि दीपक आओ ना, मुझे रोशनी दिखाओ ना, कैसा हूं मैं, मुझे बताओ। एक गुणी व्यक्ति या चंदन कभी नहीं कहता कि देखो देखो मेरी खुशबू कितनी अच्छी है, सूंघो ना, ठीक है। या फिर एक पुष्प, खिलता हुआ पुष्प, गुलाब हो, कोई भी, बहुत सारे जो सुगंधित पुष्प होते हैं, वे कभी नहीं कहते कि देखो मैं कितना सुगंधित हूं। उनकी खुशबू हर तरफ चारों ओर बिखर जाती है। ठीक उसी प्रकार से गुणी व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, व्यवहार कुशल व्यक्ति का व्यवहार बोलता है, उसके गुण बोलते हैं। हमें अपने आप से कुछ भी जताने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं ये हूं, तुम मुझे जानते नहीं हो। अरे यदि आप वाकई में वो होते तो आपको बताने की जरूरत नहीं होती, हम जानते ना आपको। ठीक है, आइए चलते हैं। तो यहां देखा हमने कि किस तरह से उनके व्यवहार का खोखलापन दिखाया है, साथ ही साथ उनका मिथ्या अभिमान दिखाया है, झूठा गर्व घमंड दिखाया है। ओके, समझ आया बच्चों? तो इस प्रकार से आप उत्तरों का निर्माण अच्छे से कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न वही आ गया, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप बच्चों, आपसे पूछ रहे हैं, लेखक ने आप ही से पूछा और मैं भी आप ही से पूछ रही हूं कि क्या बिना विचार, घटना और पात्र के कहानी लिखी जा सकती है? लेखक ने कहा कि जब कोई कुछ बिना खाए पिए डकार ले सकता है तो हम बिना विचार पात्र की कहानी भी लिख सकते हैं। तो क्या आप लेखक की बात से सहमत हैं? क्या तीन जो तत्व हैं, विचार, पात्र और घटना, उनके अभाव में या उनके बिना कहानी लिखी जा सकती है, पूरी की जा सकती है? बताइए। नो 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 नो,
अच्छा, वेरी नाइस, बिल्कुल नहीं लिख सकते। अर्थात जो वो दिखा रहे थे नवाब साहब, वो खोखलापन था, वो सिर्फ दिखावा था, ऐसा कदापि होता नहीं है। ठीक है, जो होता है वो अपने आप दिखाई देता है, उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने वो सुना है? बिल्कुल सुना होगा। दोहा है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों ना बोले बोल। रहीमदास जी का दोहा है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों ना बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। समझ में आया? हीरा कभी नहीं कहता है कि देखो 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 मैं चमक रहा हूं, मैं इतना महंगा हूं। उसका गुण, उसकी चमक अपने आप दिखती है। ठीक उसी प्रकार से अब एक और दोहा है। हाँ, यदि हमें बड़ा, वाकई में हम बड़े व्यक्ति हैं, तो कुछ बड़े व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी के काम ही नहीं आते हैं। किसी के काम नहीं आते मतलब धन दौलत पैसा इतना अधिक है कि वो रखा रखा कहीं भी मतलब व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन मदद नहीं करना है, किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं करना है। एक और दोहा है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ देखा है ना, कितना, सॉरी अच्छे से बनाकर देखती हूँ शायद बन जाए। ऐसे लंबा सा पेड़ होता है, ऐसा गया 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 गया, बिल्कुल सीधा सा पेड़, और इस तरह का खजूर का पेड़। ठीक है, ऐसा खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। अब मान लीजिए, मेरी ड्राइंग तो अच्छी है नहीं, ये खजूर का पेड़ है, और बिल्कुल कोई चढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं, और पत्ती मत्ती भी इतनी अच्छी नहीं जिससे कि किसी को, राहगीर को छाया मिल सके। ठीक है, तो क्या बताना चाहते हैं? बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब बड़ा यदि है कोई व्यक्ति जिसके पास परमात्मा की कृपा से, उसकी मेहनत से सब कुछ है, लेकिन ऐसा बड़ा होने का भी क्या अर्थ जो किसी के काम ना आ सके, जो जरूरतमंदों की सहायता ही ना कर सके, या फिर उसके घर के सामने से याचक लौट कर चला जाए। याचक मींस जिसको जरूरत थी, उसने सहायता मांगी और उसने किसी की तरफ देखा ही नहीं। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को मान रहा है कि जो और सभी लोग हैं उनको कीड़े मकोड़ों की तरह देख रहा है। तो ये कौन सा न्याय हुआ भाई? बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी, पंथी समझते हैं, या पक्षी की बात नहीं हो रही है बच्चों। पंथी अर्थात राहगीर। राहगीर मतलब जो राह पर चलते हैं, हम और आप सभी। ठीक है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं। किसी को छाया भी नहीं लगती, क्योंकि बिल्कुल जाता है सीधा और थोड़ा सा झाड़ रहता है, और फल लागे अति दूर। ना तो किसी के काम उसके फल आते हैं, ना उसकी छाया किसी के काम आती। तो ऐसा बड़ा होने से क्या अर्थ? इससे अच्छा है कि सामान्य अपना जीवन बिताए। आए ना बात समझ में, कि हम कितने भी मतलब हमारी यही प्रार्थना रहेगी हमेशा कि हमारे बच्चे हमसे ऊंचाई पर पहुंचे। ठीक है, लेकिन इस बात को हमेशा मैं कहती रहती हूं और कहती ही रहूंगी कि अपने पांव हमेशा जमीन पर टिकाए रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो भी हम प्राप्त करेंगे वो आशीष, वो कृपा और हमारी मेहनत जब तीनों मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता ही है। डेफिनेटली मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, हम मतलब व्यक्ति, समाज में रहने वाले, ऊंचाई पर पहुंचकर अपना सब कुछ खो बैठते हैं, जस्ट लाइक नवाब साहब, है ना। क्या करते हैं, और वो अपने आप को खो जाते हैं, और फिर लोगों को, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्ति हैं, उनको कुछ नहीं समझते। तो यहां पर बात है इंसानियत की, मानवता की। हमें अपने अंदर इंसानियत और मानवता की भावना हमेशा बसाकर रखनी चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता, और सहायता केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, सहायता कई प्रकार से की जा सकती है। मानसिक रूप से सहायता कर सकते हैं हम, सामाजिक रूप से सहायता कर सकते हैं हम, है ना, इमोशनली सहायता कर सकते हैं हम, भावनात्मक रूप से हम सहायता कर सकते हैं। तो सहायता करने के लिए जरूर नहीं है कि अब हम कैसे सहायता करें, हमारे पास तो बहुत सारे सूटकेस में पैसे ही नहीं रखे, हम क्या सहायता करेंगे। बेटा, हम हर एक व्यक्ति हर एक दूसरे की सहायता कर सकता है, इफ दे वांट। यदि हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बस यही है कि हम चाहें तो। आइए देखते हैं लेखक ने क्या कहा है। ओके, यहां पर बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, अर्थात नहीं लिखी जा सकती। और मैं भी लेखक के इन विचारों से पूर्णतः सहमत हूं।
क्योंकि कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन करती है, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, जैसे कब, क्यों, कैसे, ये सब क्या बताती है? घटना। और इसका अर्थ है कि वह घटना कब हुई, क्यों हुई और ये कैसे हुई। और कोई भी घटना पात्रों के बिना तो अधूरी है। जब घटना में पात्र ही नहीं होंगे तो वो घटना कैसी रह जाएगी? क्योंकि पात्र ही संवाद में उस घटना को व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि क्यों पात्र, घटना और विचार कहानी के आवश्यक और अनिवार्य तत्व हैं। अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पाठ से संबंधित प्रश्न आता है तो एक ये तो मतलब आता ही है, टेस्ट होंगे आपके, प्री बोर्ड्स होंगे, बोर्ड्स होंगे, तो इस प्रश्न को लिया जाता है क्योंकि इसमें थिंकिंग स्किल हुई है ना, साथ ही साथ इन्वॉल्व, दैट्स वाई। ठीक है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? अर्थात नहीं लिखी जा सकती। ध्यान से रखिए, ध्यान रखिएगा कि कहानी मतलब घटना का क्या कारण वो रहता है काम, पात्रों का क्या काम रहता है और विचार क्या करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और मैं भी लेखक के विचारों से, क्योंकि कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन करती है। ठीक है, क्योंकि कहानी किसी भी, कोई भी कहानी होगी किसी ना किसी घटना का तो वर्णन करती है, जैसे कब, क्यों और कैसे। इसका अर्थ है कि घटना कब क्यों हुई है, और पात्रों के बिना कोई भी घटना अधूरी है, क्योंकि पात्र ही उस संवाद को व्यक्त करते हैं। अभी देखिए और आगे क्या है। और विचार नहीं होंगे तो किस तरह से वो होगा? कोई भी विचार नहीं आएंगे तो कोई भी लेखक बिना विचार के क्या कहानी लिख सकता है? एक प्रश्न, एक नॉट प्रश्न, मैं आपसे एक कार्य देना चाहती हूं आपको, उसको कीजिएगा जरूर। कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो एक हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया था, आप सर्च कीजिएगा जरूर हाँ गूगल पर, कि एक वैज्ञानिक थे, आई थिंक चॉम्स्की, यस चॉम्स्की उनका नाम था। उन्होंने ये प्रूफ किया था प्रूफ किया था, ये हमसे पूछा था कि बताइए विचार पहले आए या भाषा, थॉट्स पहले आए या लैंग्वेज? क्या आप बता सकते हैं कि थॉट्स पहले आए या लैंग्वेज? क्या लगता है आपको, विचार पहले आए होंगे या भाषा पहले आई होगी? हाँ, विचार विचार विचार, किसी ने कहा नो 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 नो, भाषा भाषा भाषा। अच्छा ओके, एक और प्रश्न पूछती हूं। रात में तो हम सोए रहते हैं ना, सपने तो हम सब देखते हैं ना, सपने आपने देखे होंगे, सबने देखे होंगे, तो सपने आते हैं आपको कौन सी भाषा में आते हैं? जो हमारी अपनी भाषा होती है, अधिकतर हमारी राजभाषा, मातृभाषा हिंदी में, क्योंकि इसी में हमारा वार्तालाप होता है, इसी में अधिकतर हमारा व्यवहार होता है। और ये नहीं, अधिकतर की बात कर रही हूं, बाकी सब अपनी अपनी भाषा, जो आपकी मातृभाषा होगी उसमें भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप मुझे सर्च करके बताएंगे, मुझे उत्तर पता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप कितना इस वीडियो को सुन रहे हैं, कितनी बातों को समझ रहे हैं। तो प्लीज जब आप सर्च करेंगे, साइंटिस्ट का नाम मैंने बता दिया है, चॉम्स्की। ठीक है, चॉम्स्की ने ये प्रूफ किया था कि भाषा पहले आई या विचार। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे, सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, फिर हम इस बात पर चर्चा करेंगे आगे। ओके, देखिए आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? लेखक ने तो दे दिया लखनवी अंदाज, ठाट बाट, लेकिन यदि आपसे हम कहें कि एक और टाइटल दीजिए ना, अपने हिसाब से आप कौन सा टाइटल देना चाहेंगे? मैं इस निबंध को दूसरा नाम देना चाहूंगा, नकली अंदाज या रईसी ठाट बाट या बनावटी दुनिया, है ना? क्योंकि नवाब साहबों का समय तो कब का जा चुका था और उनकी नवाबी भी बहुत पहले ही छिन चुकी थी, लेकिन दिखावे की प्रकृति अभी भी बरकरार है। वही रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। समझ आया कि हमें अपने हिसाब से भी ये अपठित गद्यांश आते हैं, हिंदी में आते हैं ना अनसीन पैसेज, उसमें हमेशा एक प्रश्न आता है कि उपर्युक्त गद्यांश को उपयुक्त या सही सार्थक शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक देने का कार्य हम कब कर सकते हैं बच्चों? जब हम बहुत अच्छे से उसको पढ़ लेंगे। तो कोई भी अपठित गद्यांश आता है, अनसीन पैसेज हिंदी में अपठित गद्यांश आता है या अपठित काव्यांश आता है, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे, हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किस पर केंद्रित वो है, किसका नाम कितनी बार आया है, उसको हम टाइटल नहीं देंगे, किस बात का मतलब जो कहानी या अपठित गद्यांश हमने पढ़ा वो
आधारित किस पर है? जिस पर आधारित होता है, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा या बिल्कुल केंद्र बिंदु होगा, वही उसका शीर्षक होगा। ये एक बहुत ध्यान रखने योग्य बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि टाइटल हम किसी भी कविता का या आपठित गद्यांश का कैसे चुनेंगे, जब हम देखेंगे कि आधारित किस पर है, किस पर आधारित है। जिस पर आधारित होगी टाइटल वो दे देंगे तो आपको बिल्कुल 100% उस पर अंक मिलेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवाब साहब दूसरा खीरा खाने की तैयारी करने का नवाब साहब ने जब दूसरा खीरा खाया तो उसकी तैयारी का चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए कि किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं। कभी आप तैयारी करते हैं कि नहीं? यार जो मम्मी से ही कहते हैं, मम्मी ये ला दो ना, मम्मी वो ला दो ना, मम्मी ये खाना है, मम्मी वो खाना है, काट कर दे दो ना, पीस बना कर दे दो ना, पीस करके दे दो। ये सारी चीजें आप मम्मी से, दीदी से या घर में जो भी बड़े होते हैं उनसे कहते हैं, आप अपने आप भी करते हैं? अपने आप भी करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अपने आप भी अपने अपने छोटे छोटे से काम कर लेना चाहिए। कभी हम ही छोटे छोटे काम करके सबको सर्व कर दें, कितने खुश होंगे, अरे वाह मेरा बच्चा, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। कुछ छोटे मोटे काम कर दिया करो। ओके, देखिए नवाब साहब पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में आराम से अकाउंट में बैठे थे। खीरा खाने की इच्छा से तो ताजे चिकने खीरे एक तौलिए पर निकाल के रखे। नवाब साहब ने सीट के नीचे से पानी का लोटा निकाला और फिर उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और उसके साथ लास्ट में क्या किया था, साफ करके सुखा लिया। जेब से चाकू निकाला, खीरों के सिर काटे, झाग निकाला। ऐसा ही लिखा है कि दोनों सिरों के खीरों के सर काटे। ठीक है, लेखक ने अपनी भाषा में लिखा है भाई। और फिर बड़े सलीके से छील कर उनकी फांके बनाने लगे। खीरे की पतली फांकों को करीने से तौलिए पर सजाया। यहां पर करीने से अर्थात तरीके से, ठीक है, यहां पर जो करीने शब्द है उसका अर्थ है तरीके से। ठीक है, तौलिए पर सजाया। उसके बाद जीरा मिला, नमक और मिर्च छिड़का, मुंह तक ले गए और इसके बाद एक एक करके उन फांकों को उठाते गए, सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा। अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्न बेटा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों के शौक के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। इसके बाद एक और प्रश्न है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहां पर आप बताइए, क्या आपने कभी नवाबी ठाट बाट या उनकी सनकों के बारे में सुना है? क्या क्या करते थे वो, किस तरह के शौक रहते थे? बिल्कुल सुना होगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, है ना। नवाबी रईसी, नवाबी अंदाज, ठाट, किस तरह का उनके शौक हुआ करते थे, क्या वो किया करते थे, सब सुना है ना। तो बताइए क्या है, देखिए देखते हैं। हाँ, यह बात तो है कि नवाब अपनी वस्तु और हैसियत को बढ़ा चढ़ाकर ही दिखाते और बताते थे। बात बात पर दिखावा करना और दूसरों को नीचा दिखाना, यह उनके कुछ खास शौकों में से एक है। मतलब दूसरों को नीचा दिखाना उनके मतलब ये उनका शौक है। उन्हें अच्छा लगता है कि हम बड़े हैं, हम नवाब हैं, और दूसरे उनसे छोटे ही दिखें, ये उनकी आदत होती है। ठीक है, नहीं, हमने नवाबों की किसी और सनक के शौक के बारे में नहीं सुना या पढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपने इतिहास में पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि और कौन कौन सी सनक होती थी। जैसे संगीत से वो अधिक प्रेम करते थे, मतलब संगीत चल रहा है, बैठे हैं आराम से, वाह वाह, इरशाद इरशाद, या जो भी। ठीक है, तो इस तरह से उनकी बातें रहती थी। ओके, ध्यान से, मैंने जैसा अभी बताया ना बेटा कि अब जो प्रश्न आ रहा है वो देखने में बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो बहुत बड़े हैं। क्या है? क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हां, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, मैं आपसे पूछूंगी पहले ये है कि नहीं, सनक का कोई सकारात्मक रूप नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य अगर ठान ले या उसमें लगन हो तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। यहां नहीं भी लिखा है, लेकिन इसके बाद क्या लिखा है? लेकिन भी लिखा है, मतलब कि हो भी सकता है। तो यहां तो ये हो गया। यदि मैं आपसे पूछूं क्या सनक का अर्थ आप क्या लेंगे? सनक का अर्थ हम यहां पर ले सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, क्या ले सकते हैं हम?
जुनून, कुछ कर गुजरने का जुनून, ठीक है, लगन, समर्पण, बिल्कुल डिवोशन तो हो गया, तो एकदम जुनून हो, किसी चीज की चाहत हो कि हमें तो ये करना ही है, जिद, जिद मतलब पॉजिटिव जिद, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हाँ, सनक का भी सकारात्मक रूप हो सकता है। बात यदि हम करें हमारी भारतीय सेना की, यस, आर्मी फोर्स, ठीक है, बात यदि हम करें, यहां पर हम करते हैं आर्मी या भारतीय सेना, ठीक है, या हम बात करें हमारे वैज्ञानिकों की, या हम बात कहां करें बताइए, यहां पर यदि हम बात करें, जैसे हमने संगीतकार कविता पढ़ी थी ना, संगीतकार कविता पढ़ी थी ना, उसमें जो म्यूजिशियन रहते हैं, जो हेल्प करते हैं, उनको भी तो एक है कि एक वही तो है ना कि भाई नहीं नहीं हमें अच्छा करके ही दिखाना है या हमें उनके पीछे रहना है। तो यस ऑफ कोर्स, सनक का भी सकारात्मक हो सकता है रूप, बशर्ते कि किसी भी उपलब्धि को पाने की या किसी भी कार्य को पूरा करने की जिद हो, लगन हो, समर्पण हो या जुनून हो। भारतीय आर्मी की हम बात करें, हमारी भारतीय सेना, है ना, भारतीय सेना की यदि हम बात करें तो भारतीय सेना तो एकदम मतलब कोई उसको रिप्लेस कर नहीं सकता। उनके समर्पण की हम बात करें तो वे दिन रात, सर्दी गर्मी और साथ ही साथ बेटा जो जुनून उनके अंदर रहता है, जो जिद उनके अंदर रहती है कि हमें कुछ करना है, अर्थात मातृभूमि की रक्षा के लिए हम अपना लहू के अंतिम कतरे तक भी यहीं पर खड़े रहेंगे, और बिल्कुल वो सीने पर गोली खाते हैं कि नहीं। उनके लिए उनकी मातृभूमि और उनकी देशभक्ति भावना से ऊपर कुछ भी नहीं है, ना वे स्वयं ना उनका परिवार, कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी भक्ति है, ये बहुत बड़ी सकारात्मक सनक है, ये जुनून है जो आज हम और आप यहाँ पर आराम से सुख और चैन की नींद सोते हैं, और वो रात रात भर, चाहे वो सर्दी हो, माइनस जो डिग्री रहता है ना, -16 डिग्री और माइनस कितने भी डिग्री टेम्परेचर में भी वे वहीं पर तैनात खड़े रहते हैं। सनक ही तो है कि मुझे रक्षा करनी है। तो ये बहुत मतलब हम सैल्यूट करते हैं हमारी भारतीय सेना का, हर एक सेना, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, सबका, ठीक है। तो उनके लिए तो शत शत नमन है, भारतीय सेना को हम नमन करते हैं, हृदय से नमन करते हैं। तो उनकी वो जब इतना करते हैं तो हम अपने अपने कर्तव्य को अपने जगह रहकर तो पूरा कर ही सकते हैं। तो अपने अंदर एक उत्पन्न कीजिए, क्या जुनून, सकारात्मक जुनून कि हम जो हैं, जिस स्टेज पर हैं, हम जिस अभी भूमिका में हैं, उस भूमिका को बड़ी ईमानदारी से, पूरी लगन मेहनत से निभाएंगे। ये सनक होनी है, ठीक है। साथ ही साथ यदि हम वैज्ञानिकों की बात करें तो जितने भी नए आविष्कार होते हैं, जब जब भी कोई इन्वेंशन हुआ है, किसी ना किसी साइंटिस्ट ने सॉरी लगातार उसकी खोज की है, उसको देखा है, और बिल्कुल अपने आप को भूलकर, खाना पीना सब कुछ भूलकर तब जाकर कोई नया आविष्कार होता है। लोग उनको कई तरह की बातें करते हैं उनके बारे में कि ये तो पागल हो गया है, ये तो सनकी है, मतलब परिवार वाले भी उनसे रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं, क्योंकि वो उनसे मतलब खींचने लगते हैं ना कि क्या है, क्यों कर रही है सब। लेकिन उनकी एक सनक रहती है, और जब जब कुछ ऐसी जिद सकारात्मक रूप लिए आती है, तब तब समाज में कुछ नए परिवर्तन होते हैं। क्रांतिकारी बादल, हमने उत्साह कविता पढ़ी थी ना, क्रांतिकारियों के मन में भी सनक होती है। क्या सनक होती है? देश की जनता, जो पीड़ित जनता है, उसकी रक्षा करने की। क्या सनक होती है? जो शोषक वर्ग है उसको मुंह तोड़ जवाब देने की। तो सनक का भी सकारात्मक रूप हो सकता है, बशर्ते कि हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से करें, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, आपको अपने हर एक कार्य को अच्छे से करना है, लगन के साथ करना है। इसलिए यहां पर लिखा है कि मनुष्य अगर ठान ले या उसमें लगन हो तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। कुछ भी असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल का तो सुना होगा ना कि इम्पॉसिबल यदि हम लिखते हैं, ठीक है, यदि हम इम्पॉसिबल लिखें
तो आई एम पॉसिबल, ठीक है, यहां पर आ गया। इसी तरह से हिंदी का भी मैं बताती हूं। असंभव जब हम लिखते हैं, असंभव है, असंभव, संभव को बुला रहे हैं हम और वो होकर ही रहेगा, असंभव। आई बात समझ में बेटा कि यहां आई एम पॉसिबल, असंभव नहीं है, संभव कुछ भी, वो भी संभव है, हमें बुलाना होगा उसको अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने हौसले से। और जिसके पास हौसला होता है, जिसके पास आत्मविश्वास होता है, उसकी विजय निश्चित रूप से होती ही है। देर लग जाएगी लेकिन कभी भी मिशन फेल नहीं होगा, कभी भी कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई कार्य नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है 8वां, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। क्रिया, क्रिया क्या होता है? मुख्य, किसी भी कार्य के होने का बोध जिन शब्दों से होता है या जो शब्द, जो कार्य हम करते हैं वो क्रिया है। चाहे वो कोई सी भी, किसी भी हम कार्य को कर रहे हैं, यदि आप अभी सुन रहे हैं वो भी क्रिया है, मैं अभी बोल रही हूं वो भी क्रिया है, आप कोई जवाब देंगे, मैं यहां से यहां हाथ ले जा रही हूं वो भी क्रिया है, मैं यहां से यहां घूम रही हूं वो भी क्रिया है, आप अपनी जगह से किताब उठा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो भी क्रिया है। तो मुख्य रूप से क्रिया के, मुख्य रूप से, ऐसे बहुत सारे भेद हैं लेकिन मुख्य रूप से क्रिया के 2 भेद होते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं। एक है हमारा सकर्मक क्रिया, और दूसरा है अकर्मक, ठीक है। बस इतना समझते हैं, बाकी तो आपको व्याकरण वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। यहां पर बात हम करते हैं कि सकर्मक क्रिया अर्थात जिससे कोई आउटकम मिले, जिसका कुछ प्रतिफल प्राप्त हो, वो सकर्मक क्रिया। और बाकी क्रियाएं तो सब है, सोना भी क्रिया है, ठीक है। सोना मतलब गोल्ड नहीं, नींद वाला सोना। ठीक है। अब आप देखेंगे, वह एक सफेद पोश सज्जन बहुत ही सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। कौन सी क्रिया होगी? बैठे थे। अकर्मक क्रिया, सिर्फ बैठे ही थे ना, कौन सा आउटकम मिल रहा है? नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाए। संगति के लिए, किसी के लिए कुछ तो है। सकर्मक क्रिया, ठाली बैठे, ठाली का यहां अर्थ है खाली बैठे। कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। कल्पना करना, एक लेखक, एक कवि और जो भी विचार करते रहते हैं उनका कुछ उद्देश्य रहता है, वो ऐसे ही कल्पना नहीं करते हैं, ठाली कल्पना नहीं करते हैं, उनका कुछ तो उद्देश्य छिपा रहता है। तो यहां भी आएगी सकर्मक क्रिया, ठीक है। आगे यदि हम चलें तो अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे ही खरीदे होंगे, खरीदा है कुछ, सकर्मक क्रिया। दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें गोद कर झाग निकाला, सकर्मक क्रिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, कुछ देखा, ठीक है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, अकर्मक क्रिया। जेब से चाकू निकाला, सकर्मक क्रिया। उनके हाथ में कुछ तो आया, तो जहां आउटकम मिले या जिसका कुछ उद्देश्य हो वहां सकर्मक क्रिया आती है, जहां कर्म आ जाए वहां सकर्मक क्रिया आती है, ठीक है। और जहां बस ऐसे ही क्रिया चल रही हो वो अकर्मक क्रिया होती है मुख्य रूप से। बाकी और भी भेद होते हैं, वो हम व्याकरण वाले वीडियो में आप देख पाएंगे, ठीक है। ओके, समझ आया प्यारे प्यारे मेरे बच्चों? आशा करती हूं आपको समझ में आया होगा। और साथ ही साथ बातों को भी, जो भी मैं आपसे कहती हूं, आप मेरे ही बच्चे हैं, ठीक है। तो अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाए रखना है। एक हमारा एक ऐसा नहीं है कि बस हमें इतना ही सांचा है, हमारा इतना ही फ्रेम है, इसी के अंदर रहना है। दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, और साथ ही साथ गोल भी है। कभी ना कभी हो सकता है हम और आप मिल जाएं, हाँ। तो ये वास्तविक रूप में फिजिकली हम देखें एक दूसरे को, हो सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं वो बस हमें अपने आप को इतने अच्छे मार्ग पर चलाना है कि कोई ये ना कहे कि ये क्या है, अरे ये क्या है, ओ इसको मैं क्यों जानता हूं, या मैं नहीं। आपने सुना होगा ना कि बहुत सफल यदि व्यक्ति होगा तो उसके कई रिश्ते अपने आप आ जाते हैं, ये हमारे मित्र के भाई का वो है, ये तो हमारे पहचान के हैं। और जो असफल व्यक्ति है वो वास्तविक रूप में भी रिलेटिव्स होगा ना, उसका कोई रिलेटिव होगा, तब भी लोग उसको पहचानते नहीं है। तो व्यक्ति का महत्व उसकी सफलता से आंका जाता है। तो अपने आप को सफलता की ओर ले जाना है, ये बस मैं आपसे कहना चाहती हूं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, पहला प्रश्न,
ये है, बहुत अच्छा प्रश्न आया है पहले। सफेद पोश का क्या अर्थ है? सफेद कपड़े पहनने वाला, साफ सुथरा या भद्र पुरुष। सफेद पोश का क्या अर्थ है? ये सारे, पहली बात तो यह है कि हम पता है कोई भी आंसर कब हम सही ढूंढ पाते हैं, जब जो भी ऑप्शंस दिए हैं उनके अर्थ हमें पता हो सकता है कि जो ऐसे शब्द कभी आ जाते हैं अंग्रेजी में, वर्ड्स कुछ ऐसे आ जाते हैं जिनका मीनिंग ही हमें नहीं पता, तो हमें क्या पता कि वो सही है गलत, है ना। तो सबसे बड़ी बात कि हमें जो भी 4 ऑप्शंस हैं उनके अर्थ समझ में आ रहा है। सफेद कपड़े होता है क्या सफेद पोश? बताइए, लग रहा है होगा। सफेद कपड़े पहनने वाला, ये भी लग रहा है। साफ सुथरा, सफेद है तो साफ सुथरा ये भी लग रहा है। या भद्र पुरुष। अच्छा, अर्थ बता दूं, भद्र मीन्स सभ्य, ठीक है, सभ्य, वेल, मतलब नहीं कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये। तो यहां पर भद्र पुरुष। तो बताइए सफेद पोश का क्या अर्थ है इसमें? हाँ, ओके, देखते हैं, बता देते हैं। यस, भद्र पुरुष, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सफेद पोश सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? खीरे रखे हुए थे, बिल्कुल सही जवाब है ये आपका। आंखें चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखें चुराना, किसी की आंखें चुरा कर बैग में रख कर ले जाना या उसको नहीं देखना, क्या है? आंखों की चोरी करना, आंखें ना रहना, नजरें बचाना या आंखों को छुपा लेना, क्या अर्थ होगा? बताइए, आंखें चुराने का क्या अर्थ होगा? आंखों की चोरी, आंखें ना रहना, नजरें बचाना या आंखों को छुपा लेना। नजरें चुराना, क्या बात है, लेट मी चेक। बहुत एकदम सही, सॉरी। लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? यस, अब बताइए आप, मैं नहीं बताऊंगी। लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? मामूली लोगों के वर्ग का, उच्च वर्ग का, सामंती वर्ग का या मध्य वर्ग का? खीरा समझ में आ रहा है कि मतलब खीरा खरीदना सिर्फ बड़े बड़े लोगों की ही बात है? सिर्फ बड़े लोग, मतलब जो मामूली हैं वो भी ले लेते हैं, या उच्च वर्ग के लोगों की, या जो सामंत राजा रईस होते हैं सिर्फ वही खीरा खरीद सकते हैं, या मिडिल क्लास, किस तरह से? तो खीरा कैसा व्यक्ति खरीद सकते हैं इनमें से? पहला, मामूली वर्ग के लोग भी खरीद सकते हैं, बहुत सही जवाब। ओके, अब समझ में आया कि जब नवाब साहब ने खीरे काटे, छीले और खिड़की से क्यों फेंक दिए? क्योंकि वो तो अपने आप को सामंत वर्ग का समझते थे, और जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आ गया है और वो मुझे खीरा काटते खाते हुए देख रहा है, तो, और जबकि वो खुद नहीं खा रहा है, तो मैं क्यों खाऊं? ठीक है, बहुत सही। अगला प्रश्न, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? जब सबसे पहले नवाब साहब ने लेखक से पूछा था कि ब्लश ऑफ फरमाए, तो उन्होंने कहा था नहीं। क्यों मना किया था? पहली बार की बात, भूख नहीं थी, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, अहंकारी होने के कारण, या दूसरों की चीज खाना पसंद नहीं था? क्या कारण था कि उन्होंने मना कर दिया था? भूख नहीं थी, देखती हूं बेटा, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, कि जब जैसे ही मैं आया, ये जो व्यक्ति अब भी मुझे खीरा ऑफर कर रहे हैं या खीरा दे रहे हैं, उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं था, मेरे आते ही नजरें चुरा ली थी, खिड़की में देखने लगे थे, अब ये क्यों मुझे खीरा दे रहा है? तो उन्होंने अपने आत्मसम्मान को रखते हुए, आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए खीरा खाने से मना कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया था? कड़वी होने के कारण, खराब होने के कारण, या खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए, या मूर्खता के वशीभूत होकर? बताइए, क्यों उन्होंने खीरा की फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया होगा? क्या वे ककड़ी या खीरा कड़वे थे, या वो खराब निकल गए थे, या खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के कारण उन्होंने फेंक दिए, या फिर मूर्खता के कारण? क्या कारण था? गा पक्का? ओके, चेक करते हैं हम।
बहुत सही जवाब, क्या बात है, वेरी गुड। एज आई टोल्ड यू ऑलवेज, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, अपने लिए ताली बजाते रहिए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी वेरी पावरफुल। ठीक है, अपने आप को प्रेरित करते रहिए, अच्छे से बिल्कुल अच्छे कार्य करेंगे तो हम अपने आप को मोटिवेट भी करेंगे। गुड, चलिए आगे चलते हैं। खीरा लजीज होता है लेकिन होता शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ये शब्द किसने कहे थे बताइए? डॉक्टर ने, कथानायक ने, तीसरे मुसाफिर ने या नवाब साहब ने? लेखक ने कहे थे, कथानक मीन्स जिसने कथा कही है। डॉक्टर, किसी डॉक्टर ने कहा था या किसी कथानायक ने कहा था, कथा के हीरो ने कहा था, या तीसरे कोई मुसाफिर था उसने कहा था, या नवाब साहब ने कहा था कि खीरा लजीज होता है लेकिन होता शकील। शकील का अर्थ शब्दार्थ में देखिए, आसानी से ना पचने वाला। शब्दार्थ दिए ना वहां पर नए शब्द। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। मैदे मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, अमाशय लिखा होगा वहां पर। ठीक है, ये शब्द किसने कहे थे? किसके लग रहे हैं? नवाब साहब के? पक्का? देखते हैं। यस, यदि ऐसा ही था तो खीरे काटे क्यों थे? इतने उनमें एहतियात से जीरा मिला नमक क्यों बुरका था? हाँ, फिर क्या हुआ? अचानक वो नामुराद हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ज्ञान चक्षु खुलना, क्या अर्थ है? ज्ञान चक्षु खुलना, मैं कुछ नहीं बताऊंगी अभी। आंखें खुलना, ज्ञान के द्वार खुलना, ज्ञान होना, ज्ञान की नदी बहना। ज्ञान चक्षु खुलना, चक्षु का अर्थ क्या होता है? चक्षु, चक्षु नेत्र, नयन। ठीक है, चक्षु का अर्थ होता है नेत्र या नयन, आंखें। ठीक है, बहुत सारे पर्यायवाची हैं, है ना? नयन, आंखें, चक्षु का अर्थ। ओके, अब ज्ञान चक्षु का क्या अर्थ है? आंखें खुलना, ज्ञान के द्वार देखते हैं, ज्ञान होना। ज्ञान चक्षु मतलब, ज्ञान चक्षु खुलना मतलब जानकार होना। बहुत अच्छा, कि हर एक बात की अच्छी भली जानकारी रखना, खोखली बनावटी दिखावटी जानकारी नहीं, वास्तविक रूप से ज्ञान रखना। ओके, आगे चलते हैं। लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? लेखक ने क्या अनुमान लगाया और उसके विपरीत क्या निकला? प्रतिकूल, प्रतिकूल मीन्स विपरीत, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं। डिब्बा खाली नहीं था, डिब्बा भरा हुआ था, डिब्बा साफ नहीं था, डिब्बा छोटा था। क्या लगा था उनको? अब डिब्बा खाली नहीं था या डिब्बा भरा हुआ था? बताइए, या डिब्बा साफ नहीं था। मतलब आधा ग्लास पानी, देखो ग्लास है ट्रांसपेरेंट, अपना कांच का ग्लास है, अब इतना है पानी, कोई इसको क्या कहेगा? आधा ग्लास भरा है, कोई इसको कहेगा आधा ग्लास खाली है। अब देखते हैं यहां पर कौन सा आंसर आता है। लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? डिब्बा खाली नहीं था, डिब्बा भरा हुआ था। अंतर तो है, थोड़ा सा अंतर तो है। क्या लगता है? डिब्बा खाली नहीं था? देखते हैं। बहुत सही, तो डिब्बा भरा हुआ था क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि डिब्बा भरा में तो हो सकता है बहुत सारे लोग हों। हाँ, डिब्बा खाली नहीं था मतलब एक व्यक्ति थे। क्या बात है मेरे बच्चों, बड़ा अच्छा लॉजिक लगाते हैं आप लोग। चलते हैं आगे। लेखक की पुरानी आदत क्या थी? पुरानी आदत लेखक की, नवाब साहब की नहीं। अकेले में गीत गाना, अकेले में सो जाना, अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना, पुस्तकें पढ़ना। लेखक की क्या आदत थी? लेखक और कवि सबसे महत्वपूर्ण उनकी आदत क्या होती है? कल्पना करने की। यस, देखते हैं क्या गा सही उत्तर है। बहुत सही, वेरी 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 गुड। लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? लेखक के अनुसार नवाबों की विशेषता क्या है? दूसरों से प्रेम करना, अपनों को दूसरे से श्रेष्ठ समझना, सबसे मिलकर रहना, या दूसरों से घृणा करना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना। किसकी? लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता होती है अपनों को दूसरे से श्रेष्ठ समझना। चेक करते हैं। यस, ठीक है। आप देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? खाकर, सूंघकर, देखकर या दूसरों से सुनकर? नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? खाकर, सूंघकर, देखकर या दूसरों से? क्या किया था उन्होंने? कहां तक प्रक्रिया गई थी? काटा वाटा, सिरविर काटे, गूदा उसका, उसके बाद उन्होंने जीरा मिला नमक, और फिर क्या किया? सूंघा। आंसर क्या हो सकता है? चेक करते हैं। सूंघ कर, सिर्फ सूंघ कर, है ना।
खीरे को लेकर नवाब साहब के संकोच का क्या कारण था? नवाब साहब को खीरा खाते देखने से कोई क्या सोचेगा? खीरा एक अपदार्थ वस्तु है, वह अपनी लखनवी अंदाज बनाए रखना चाहता था। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। यदि ऐसा ऑप्शन आए तो तीनों ऑप्शंस को और एक बार पढ़ लिया करिए, है ना। एक बार और पढ़ते हैं कि क्या कारण था खीरे को लेकर नवाब साहब के मन में संकोच क्या था, क्यों वो हेजिटेट हो रहे थे। नवाब साहब को खीरा खाते देखने से कोई क्या सोचेगा? खीरा एक अपदार्थ वस्तु है जो आसानी से नहीं पचती है, वह अपना लखनवी अंदाज बनाए रखना चाहते थे। यह सभी कथन सत्य हैं। क्या लग रहा है आपको? सभी लग रहा है? चेक करते हैं बेटा। ओके, बहुत सही, बहुत सही, क्योंकि आपने कहानी अच्छे से सुनी, साथ ही साथ जो प्रश्न दिए थे उनका अभ्यास भी अच्छे से किया। ओके, आगे चलते हैं। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? ठाली मतलब खाली, या ये उनकी भाषा का शब्द है, नहीं ठीक है। तो मतलब जब भी वो बैठते थे हम सोचेंगे ये व्यक्ति बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं, सोच जा रहा है। लेकिन जब भी कोई कहते हैं ना, जिनके पास अच्छे विचार होते हैं वे कभी अकेले नहीं होते हैं, जिनके पास मधुर व्यवहार रहता है वो कभी अकेला महसूस नहीं करते हैं। तो अपने व्यवहार में मधुरता लाना है, विचारों में बहुत सारी गहनता लाना है, ताकि हमें कभी अकेलापन महसूस ही ना हो। हमारे विचार हमारे सबसे अच्छे मित्र, ठीक है। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? नवाब साहब की, यात्री की, लेखक की या कवि की? कवि की तो नहीं। ओ वाह वाह, क्योंकि कविता नहीं है। अरे वाह बच्चों, यदि कविता होती तो कवि आंसर होता, पाठ है तो लेखक की। लेट मी चेक करते हैं। बहुत सही, वेरी नाइस। अगला प्रश्न, लेखक ने नवाब साहब के सामने बैठकर आंखें क्यों चुराई? लेखक का प्रश्न है ये, नवाब साहब के सामने बैठकर आंखें क्यों चुराई? शर्म के कारण लेखक एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, अपने प्रति नवाब की अरुचि देखकर, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। एज आई टोल्ड यू हमेशा से कि जब 4 ऑप्शंस रहे और उपर्युक्त भी आए तो तीनों ऑप्शंस को एक बार फिर पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें सही उत्तर प्राप्त हो जाए। शर्म के कारण? नो। लेखक एक बहुत बड़े व्यक्ति थे? नो। अपने प्रति नवाब की अरुचि देखकर, रुचि इंटरेस्ट, उन्होंने देखा कि जैसे ही वे ट्रेन के डिब्बे में आते हैं और उन्होंने देखा कि नवाब साहब ने कोई उनकी तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई रुचि नहीं दिखाई, इवन उनकी तरफ देखने की बजाय वो खिड़की में देखने लगे, इसलिए उन्होंने भी क्या किया, फिर उनसे आंखें चुराने लगे। क्योंकि जब उन्होंने उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो फिर लेखक क्यों करें? ठीक है, तो अब देखते हैं कि ग सही है या नहीं। बहुत सही, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला प्रश्न, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? अरे कितने जल्दी उत्तर आ गया ऑप्शंस पढ़ने से पहले। खीरा खीरा खीरा। ओके, चेक करते हैं। बहुत सही। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? खा गए, खिड़की से बाहर फेंक दिया, नवाब साहब को दे दिया। नवाब साहब तो वो स्वयं थे, इनमें से कोई नहीं। खिड़की से बाहर फेंक दिया, पक्का? देखते हैं। बहुत सही जवाब। अगला प्रश्न, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? कनखियों से मतलब चुपचाप से, नजरें चुरा चुरा के, तिरछी नजर से किसकी तरफ देख रहे थे? खिड़की की तरफ, घर की तरफ, स्टेशन की तरफ, या नवाब साहब की तरफ? लेखक किसकी तरफ देख रहे थे? नवाब साहब की तरफ। चेक करते हैं। यस, बहुत सही। निम्नलिखित में से कौन सी रचना यशपाल जी की नहीं है? जंजीरें और दीवारें, ज्ञान दान, पिंजरे की उड़ान, दादा कामरेड। यशपाल जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? बताना है आपको। यदि आपने जीवन परिचय ध्यान से सुना और आपकी पाठ्यपुस्तक में ध्यान से देखा है, पढ़ा है, पढ़ रहे हैं, तो आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा कि यशपाल जी की इनमें से रचना नहीं है जंजीरें और दीवारें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का क्या कारण बताया? लेखक ने क्या कहा था जब नवाब साहब ने उनसे कहा कि खीरा खाइए, तो उन्होंने कारण क्या बताया था? उन्हें खीरा पसंद नहीं है, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है, या कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। क्या कहा था उन्होंने? खीरा पसंद नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। ऐसा कह देते तो नवाब साहब तुरंत के तुरंत उसी टाइम खिड़की से बाहर सारे एकदम से फेंक देते, लेकिन वो आराम से फाक ले गए, उठाते गए, फेंकते गए। क्या कहा? पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है। चेक करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। उन्होंने जो कहा था वही कि अभी, थैंक यू,
इस तरह से इच्छा नहीं है। ओके, नवाब साहब ने खीरे को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? अमीरी दिखाने के लिए, पेट भरने के कारण, या तबीयत खराब होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, नवाब साहब ने खीरे को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया था? अपनी रईसी दिखाने के लिए, पाठ के आधार पर। लेट मी चेक। यस, अमीरी दिखाने के कारण। नवाब साहब ने खीरों की फाक का क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेखक को दे दिया, खा गए, या बच्चों को दान में दे दिया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। बहुत सही। क्या बेटा हाजिर जवाबी हैं आप लोग, बहुत सही। आगे चलते हैं। नवाब साहब का ऐसा करना लेखक को अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब का ऐसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? उनका बात करना, खीरा खाना, भाव परिवर्तन करना, या जेब से चाकू निकालना, क्या अच्छा नहीं लगा था लेखक को? भाव परिवर्तन कि पहले इतने अच्छे से खा रहे थे, ये सब था, अचानक से उनको क्या हुआ, समझ ही नहीं पा रहे थे लेखक, ऐसा कुछ? लेट मी चेक। यस, भाव परिवर्तन। लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? नवाब साहब, लेखक, खीरा बेचने वाले, या इनमें से कोई नहीं? अब बताइए जल्दी, बताइए जल्दी कि लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? नवाब साहब जानते हैं, लेखक जानते हैं, या खीरा बेचने वाले जानते हैं? हाँ, खीरा बेचने वाले। ओके, बहुत सही। अगला प्रश्न, वार्तालाप की शुरुआत किसने की? बातचीत करने की शुरुआत किसने की? लेखक ने, नवाब साहब ने, दुकानदार, या किसी ने भी नहीं? अब मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? लेखक ने या नवाब साहब ने? दुकानदार तो थे नहीं, इनमें से कोई भी हो नहीं सकता, क्योंकि लेखक और नवाब साहब में से किसी एक ने तो की थी। नवाब साहब ने किबला शौक फरमाए, खीरे ऑफर किए थे उनको। बहुत सही बेटा, यहां पर आपने जल्दबाजी ना करके बहुत अच्छा उत्तर दिया, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। मुफस्सिल का क्या अर्थ है? नगर का मुख्य स्थान, नगर का मुख्य चौराहा, नगर का प्रसिद्ध व्यक्ति, केंद्रस नगर के इर्द गिर्द का स्थान। मुफस्सिल उर्दू का शब्द है। मुफस्सिल का अर्थ क्या है? यस यस, हाँ हाँ, आपके शब्दार्थ में दिया है। केंद्रस नगर के इर्द गिर्द का स्थान, जहां पूरा चौराहा या नगर के बीचों बीच, जैसे हमने नेताजी का चश्मा पढ़ा ना, वो भी चौराहे पर मूर्ति थी। तो मुफस्सिल का अर्थ केंद्रस नगर के इर्द गिर्द का स्थान। यस। लेखक के अनुसार नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा होगा? अकेले में यात्रा आनंद लेने के लिए, या पैसों की किफायत के कारण, या का और खा दोनों सत्य है, या इनमें से कुछ भी सत्य नहीं है? देखते हैं, पैसों की किफायत के कारण, या का और खा नहीं है। अब देखते हैं क्या लगता है नवाब साहब ने क्यों लिया होगा। आपके अनुसार क्या लगता है? पहला, मुझे नहीं पता भाई, पैसों की किफायत भी और ये भी, का और खा दोनों। अगला प्रश्न, खीरे को लेकर नवाब साहब के संकोच का कारण क्या था? नवाब को खीरा खाते देखने से कोई क्या सोचेगा? खीरा एक अपदार्थ वस्तु है। अपना लखनवी अंदाज, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, अभिवादन कब होना चाहिए? अभिवादन समझते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, या जो भी सारा हम अभिवादन करते हैं, है ना, वो कब होना चाहिए? मिलने पर, मिलने के बाद, चलते समय, या कभी कभी? अभिवादन, जैसे मान लीजिए कोई आपसे मिला, चाहे वो अपरिचित हो या कोई भी, मान लीजिए हम एक ट्रेन के डब्बे में हैं, हम और आप मिल गए कभी, तो क्या हम एक दूसरे से ऐसे ऐसे नहीं देखेंगे और चुपचाप से अपना काम करने लगेंगे, या कोई दूसरे काम में व्यस्त हो जाएंगे? अभिवादन करेंगे ना। अभिवादन के कई तरीके हैं, हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप, अच्छा कहाँ जाना है आपको, कहाँ से आ रहे हैं आप, बहुत सारी बातें हैं। पहले अभिवादन करना है, नमस्कार, जो जिस तरह से भी आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलने पर, यस। खीरा फेंक देने के बाद नवाब साहब ने क्या किया? वे गाड़ी से उतरकर चले गए, वे किताबें पढ़ने लगे, वे थक कर सो गए, वे दूसरे डब्बे में जाकर बैठ गए। खीरा फेंक देने के बाद नवाब साहब ने क्या किया? गाड़ी से उतरकर चले गए थे, या किताबें पढ़ने लगे थे, या थक कर सो गए थे, या फिर किसी दूसरे डब्बे में चले गए थे? अब आप बताइए, उतरकर चले गए थे या थक कर सो गए थे? सो गए थे और कहते कहते सो गए, डकार बिल्ली की पेट भर गया जैसे। ओके, बहुत सही। तो बेटा किसी भी तरह से, हाँ ओके, मैं सुन रही हूं आपकी बातें, बहुत अच्छे से सुन रही हूं, समझ रही हूं, आप
कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए जो जो भी क्वेरीज आपको हैं, जहां से भी कुछ भी जानना है आपको, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है सर्च करने में। ओके, मैं बताती हूं आपको सर्च किस तरह से करना है। आप जो भी सर्च करते हैं वो कहां करते हैं, गूगल पर या क्रोम पर, ठीक है। तो इसी तरह से आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप कर दीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही आपको मैग्नेट ब्रेन से संबंधित जानकारी दी जाएगी। जानकारी के अंतर्गत क्या क्या दिया जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स पढ़ना है, 10th क्लास का ही सर्च करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पढ़ना है या सीबीएसई हिंदी मीडियम पढ़ना है या एनटीएससी एग्जाम संबंधी कोई जानकारी चाहिए या ओलंपियाड कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोई जानकारी चाहिए, जो भी कुछ चाहिए उसको हमें क्लिक करना होगा। मान लीजिए आपको सीबीएसई हिंदी मीडियम से संबंधित जानकारी चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन इट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको आपके टीचर्स यहां पर दिखाई देंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, सामान्य अंग्रेजी, हिंदी, सोशल साइंस, सब कुछ यहां पर नजर आ जाएगा। आपको जो भी पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन इट। आपको हिंदी पढ़ना है, हिंदी पर क्लिक करिए। हिंदी पर क्लिक करते ही आपके सामने हिंदी से संबंधित यहां पर सब कुछ आ जाएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं, संपूर्ण विवरण जानना चाहते हैं या आप मतलब देखिए यहां पर लिखा है कोई भी विषय का संपूर्ण विवरण जानना चाहते हैं, संपूर्ण अध्याय का वीडियो जानना चाहते हैं, एक बार में संपूर्ण अध्याय का हल जानना चाहते हैं या बहुविकल्पीय प्रश्नों का या सभी राज्यों के लिए जो भी है, मतलब कौन से राज्य से संबंधित आपको क्या चाहिए, एवरीथिंग इज हियर ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप पाठ्यक्रम जानना चाहते हैं, ओके, क्योंकि सिलेबस जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमें क्या पता चलेगा कि हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप गए पाठ्यक्रम पर जैसे ही आपने क्लिक किया आपके सामने आपकी हिंदी में हिंदी मीडियम हिंदी मैडम दिखाई दे जाएंगी और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक भी नजर आ जाएंगी। यदि मैं एमपी बोर्ड की बात करूं तो या अपने सीबीएसई की बात करूं तो वहां पर हिंदी में 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। कोर्स ए में हमारी क्षितिज और कृतिका है और उसी की तरह हमारी कोर्स बी में भी 2 बुक्स है, स्पर्श और संचयन। इस वीडियो में, पाठ्यक्रम वाले वीडियो में आपको सब कुछ संपूर्ण जानकारी दी जाएगी एमपी बोर्ड से और सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड दोनों कोर्स ए कोर्स बी की संपूर्ण जानकारी। कितना भी मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या करना है, अच्छे से इस वीडियो को देखना है, सुनना है, ताकि आप अपनी पाठ्यपुस्तक के बारे में, उनके चैप्टर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। क्योंकि इसमें जैसे जैसे पाठ का नाम, जो भी टाइटल है, उस पाठ के नाम के साथ ही आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी बताया गया है कि इस पाठ में आप क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो नो कंफ्यूजन, आई थिंक, डोंट बी हेजिटेड, किसी भी तरह से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यू आर वेरी 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 स्मार्ट, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स पर जुड़े रहिए, हमेशा के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लाया है आप सबके लिए स्कूल एजुकेशन 6 to 12 एकदम फ्री, 100% फ्री कह सकते हैं। यस, इतना परसेंट स्कॉलरशिप, 50% स्कॉलरशिप, 80% स्कॉलरशिप या जो सारी चीजें नहीं, 100% स्कॉलरशिप। अब आप कहेंगे कैसी स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप? हाँ भाई, कोई पैसा आपको नहीं देना है तो 100% स्कॉलरशिप ही तो हुई ना। तो बेटा मैग्नेट ब्रेन्स पर हमेशा जुड़े रहिए, बने रहिए और अधिक से अधिक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, परिचित हैं, उनको लिंक शेयर कीजिए। बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आप किस तरह से पढ़ते हैं, आपको कैसा लगता है, आप उससे क्या क्या प्राप्त कर पा रहे हैं, ये आप बताएंगे, क्योंकि आप ज्यादा समझते हैं कि आपको क्या समझ में आया। किसी भी विषय या सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपको संपूर्ण जानकारी जो भी चाहिए वो यहां मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।